कहानी की शुरुआत में हम ब्रिटेन के M6 एजेंट्स को देखते हैं। वे यहाँ एक खतरनाक वायरस को सुरक्षित करने आए हैं, लेकिन तभी वहाँ एक शख्स आकर खड़ा हो जाता है। इस आदमी का नाम है ब्रिक्सटन। इस ब्रिक्सटन को तुम इंसान कहो या फिर एक चलता फिरता ह्यूमन रोबोट, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना ताकतवर है कि किसी आम इंसान की श्रेणी में आता ही नहीं। ब्रिक्सटन कितना खतरनाक है ये तुम थोड़ी देर बाद ही देख लोगे, लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। जैसे ही M6 एजेंट्स ने ब्रिक्सटन को देखा, उन्होंने अपनी गन तान दी। अब ब्रिक्सटन ने अपनी आंखों के लेंस एक्टिव किए और एजेंट्स के हाथों में पकड़े हथियारों की पूरी डिटेल्स स्कैन करना शुरू कर दी। पलक झपकते ही उसने वहां मौजूद एजेंट्स को धूल चटा दी। इस मंजर को देखकर हैटी नाम की एक लड़की फौरन एक कवर्ड लॉरी के अंदर छिप गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन ब्रिक्सटन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने लॉरी के दरवाजे पर मुक्के मार मार कर उसे चकनाचूर कर दिया। फिर उसने पास में रखा एक बॉक्स उठाया और खोलकर उसके अंदर से वायरस निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि इस बॉक्स को यहाँ से ले जाना नामुमकिन है। इसलिए उसने सीधे उस वायरस को अपने हाथ से इंजेक्ट कर लिया और वो उसके शरीर में बहने लगा। इसके बाद वो लॉरी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और लॉरी को रिवर्स में निकालने लगा। लेकिन उसी वक्त ब्रिक्सटन ने जबरदस्त टक्कर मारी और पूरी लॉरी को उलट दिया। माहौल थोड़ा शांत हुआ तो ब्रिक्सटन लॉरी के पास पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि हैटी वहां थी ही नहीं। बॉक्स खुला पड़ा था और वायरस गायब था। गुस्से में उसने वहां पड़े एक एजेंट की गर्दन पर पैर रख दिया और पूछने लगा, तुम्हारी टीम की वो लड़की वायरस लेकर कहाँ गई? तभी ब्रिक्सटन की टीम भी वहां आ गई। ब्रिक्सटन ने उन्हें आदेश दिया कि वो लड़की वायरस लेकर भाग गई है, किसी भी हाल में उसे ढूंढकर वायरस वापस लाना होगा। इसी दौरान हमने देखा कि एक मोटरसाइकिल अपने आप आकर ब्रिक्सटन के पास रुक जाती है। दरअसल ये पूरी बाइक भी उसके कंट्रोल में थी। इसके बाद सीन बदलता है और स्क्रीन पर हमें एक साथ दो किरदार नजर आते हैं, एक तरफ हॉब्स और दूसरी तरफ शॉ। चलो पहले तुम्हें इन दोनों से मिलवाते हैं। हॉब्स अमेरिका में रहता है। वो अमेरिका की DSS सिक्योरिटी सर्विस का पूर्व एजेंट है। उसकी ताकत गजब की है, लेकिन दिमाग के मामले में जीरो है। सीधी सी बात, वो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही लोगों को धूल चटाता है। दूसरी ओर शॉ है, जो MI6 और ब्रिटिश स्पेशल फोर्स का पूर्व सदस्य है। अब वो ब्रिटिश स्पेशल फोर्स का अंडरकवर एजेंट बनकर काम करता है और लंदन में रहता है। उसके पास ताकत के साथ साथ तेज दिमाग भी है और यही वजह है कि कोई भी आम इंसान उसके सामने टिक ही नहीं सकता। सबसे मजेदार बात यह है कि हॉब्स और शॉ दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि ये दोनों दुश्मन मिलकर दोस्त बनते हैं और एक जानलेवा मिशन पर निकल पड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों को एक साथ कॉल आता है। फोन पर उन्हें बताया जाता है कि लंदन से एक बेहद खतरनाक वायरस चोरी हो गया है और अगर ये वायरस एक बार दुनिया में फैल गया तो पूरी दुनिया तबाही में डूब जाएगी। चूंकि अमेरिका से हॉब्स और ब्रिटेन से शॉ दोनों ही अपने अपने लेवल के घातक एजेंट हैं, इसलिए उन्हें यही मिशन सौंपा जाता है। किसी भी हाल में वायरस को वापस लाना है। आदेश मिलने के बाद हम हॉब्स को अमेरिका में देखते हैं। वो अपनी तरह से एजेंट से जानकारी जुटाता है और सुराग पाता है कि शहर के कुछ गैंगस्टर्स ने वायरस चुराया हो सकता है। फिर वो एक एक करके उन सबको पीट पीट कर अधमरा कर देता है ताकि सच बाहर निकल आए। दूसरी ओर हम इंग्लैंड में देखते हैं, जहां शॉ ठीक उसी तरह अपनी एजेंसी के निर्देश पर एक नाइट क्लब में पहुंचता है। वहां वह एक एक करके लोगों को पकड़ता है, पीटता है और पूछता है, बोलो ये वायरस तुम्हारे कौन से बाप ने चुराया है? लेकिन असल में उन लोगों को तो ये तक पता नहीं था कि कोई वायरस चोरी हुआ है। यहाँ तक कि इतना खतरनाक वायरस इस दुनिया में मौजूद है ये भी उन्हें नहीं मालूम। इसलिए पिटाई खाने के बाद भी वे कोई जानकारी नहीं दे पाते। इसी कारण हॉब्स और शॉ समझ जाते हैं कि इन्हें बेवजह पीटने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वे उन लोगों को छोड़कर लौट आते हैं। वापस आने के बाद हॉब्स अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करने चला जाता है। जैसे ही वह बेटी के साथ बैठकर खाना खा रहा था, अचानक वहां एक एजेंट आता है जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर उसे बताता है कि यह वायरस इंग्लैंड से चोरी हुआ है और अभी भी इंग्लैंड में ही मौजूद है। अपनी सीक्रेट जानकारी के आधार पर वह कहता है, अगर तुम वायरस पाना चाहते हो तो अभी तुरंत इंग्लैंड जाना होगा। तुम्हारी छोटी बेटी का ख्याल जब तक तुम लौट कर नहीं आते मैं रख लूंगा। वहां वेक्टर उसे एक फाइल देता है जिससे हॉब्स को पता चलता है कि हैटी नाम की एक M6 एजेंट ने इस वायरस को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया है। इसी बीच इंग्लैंड में शॉ अपनी माँ से जेल में मिलने आता है। जब वह माँ को पूरी कहानी बताता है तो माँ कहती है, तुम अपनी बहन से क्यों नहीं मिलते? इतनी जानकारी के लिए तुम्हारी बहन ही काफी है। और यहाँ दर्शकों को बताया जाता है कि शॉ की बहन और कोई नहीं बल्कि वही हैटी है जिसने वायरस अपने शरीर में इंजेक्ट किया था। जेल से बाहर आते ही शॉ की मुलाकात MI6 के एक ऑफिसर से होती है जिसका नाम है जोना। जोना उससे पूछता है, तुम्हें अपनी माँ से कितनी जानकारी मिली? शॉ जवाब देता है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वायरस का लोकेशन अभी तक नहीं पता चल पाया है।
तभी जोना के पास अमेरिका से वेक्टर का कॉल आता है। वेक्टर कहता है कि वह एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी भेज रहा है जो इस मिशन में उनकी मदद करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हॉब्स और शॉ आखिरकार आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि जैसे पहले बताया था ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दोनों ही साफ साफ कह देते हैं कि इस मिशन में वे किसी भी हालत में साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि हॉब्स थोड़ा मान भी जाता है, लेकिन शॉ अपनी ईगो के कारण किसी भी हालत में हॉब्स के साथ काम करने को तैयार नहीं होता और गुस्से में वहां से निकल जाता है। बाद में हॉब्स काम पर लग जाता है और शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे हैक कर लेता है। फुटेज एनालिसिस करते करते अचानक उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बड़ी संदिग्ध तरीके से इधर उधर घूम रही थी। शक होने पर हॉब्स उस जगह पहुंचता है और हैटी को पकड़ लेता है, लेकिन जब वह उसे कहानी समझाने लगता है तभी हैटी उसके टकले सिर पर हेलमेट दे मारती है और सीधा उसकी कमर पर लात जमाकर भागने की कोशिश करती है। हालांकि हॉब्स खुद को संभाल लेता है और हैटी के साथ फाइट शुरू कर देता है। हॉब्स के लिए हैटी बस एक छोटी सी चींटी जैसी थी। अपने विशाल शरीर से वह आसानी से उसे काबू में कर लेता है, गले से पकड़कर हवा में उठा देता है। इस बीच दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रिक्सटन अपने पूरे शरीर में नए नए मैकेनिकल हथियार और सिस्टम सेट कर रहा है ताकि वायरस वापस लेने के मिशन पर निकल सके। हॉब्स हैटी को पकड़ कर लाता है और उसके हाथ पांव बांधकर पूछताछ करता है, बोलो तुमने अपने शरीर में ये वायरस कैसे इंजेक्ट किया? तभी हॉब्स की बेटी का फोन आता है और वह उससे बात करने में व्यस्त हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हैटी एजेंट्स को पटक पटक कर गिरा देती है और भाग निकलती है। हॉब्स उसे फिर से पकड़कर टेबल से बांध देता है। इसी समय वहां शॉ आ जाता है। वह हॉब्स पर गन तान कर कहता है, मेरी बहन को छोड़। हॉब्स जवाब देता है, तो ठीक है, अब भाई बहन दोनों को ही निपटाना आसान होगा। तभी अचानक बिल्डिंग की खिड़कियां टूट जाती हैं और डरावने हथियारबंद फोर्सेस अंदर घुस आते हैं। उनके साथ ब्रिक्सटन भी था। ब्रिक्सटन आते ही हॉब्स और शॉ दोनों पर हमला कर देता है। लड़ाई के बीच ब्रिक्सटन की टीम रस्सियों के जरिए अंदर उतरती है और हैटी को पकड़कर बिल्डिंग से कूद जाते हैं। हॉब्स भी बिल्डिंग से छलांग लगाकर उनका पीछा करता है, जबकि शॉ आराम से लिफ्ट पकड़कर नीचे उतरता है। नीचे पहुंचने पर दोनों अलग अलग अंदाज में दुश्मनों का सफाया करते हैं। हॉब्स सीधे ऊपर से आकर कार पर गिरता है और गार्ड्स से उनकी राइफल छीनकर गोलियां बरसाने लगता है। वहीं शॉ एक एक गार्ड को धूल चटाता है। तभी सामने ब्रिक्सटन खड़ा हो जाता है। हॉब्स उससे कहता है, आज तुझे सिखाऊंगा कि बड़े भाई से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये कहकर जैसे ही वह हमला करने जाता है, ब्रिक्सटन अपनी आंखों का लेंस एक्टिव करता है और हॉब्स के पूरे शरीर का स्कैन कर लेता है। फिर वह हॉब्स की जमकर धुनाई कर डालता है। इस बीच हैटी खुद को छुड़ाकर वहां से निकल भागती है। जब हॉब्स और शॉ समझ जाते हैं कि ताकत से ब्रिक्सटन को हराना नामुमकिन है, तो वे चालाकी से एक बम कार के नीचे फेंकते हैं। धमाके के साथ कार उड़कर ब्रिक्सटन पर गिर जाती है और तीनों उस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। लेकिन भागते वक्त शॉ गाड़ी लेकर आता है और हॉब्स पर गन तान कर अपनी बहन को साथ ले जाता है। हॉब्स समझ जाता है कि अकेले ब्रिक्सटन से निपटना मुश्किल है, इसलिए वह शॉ को समझाने की कोशिश करता है कि अगर दोनों साथ मिल जाएं तो ब्रिक्सटन को हरा सकते हैं। आखिरकार वे गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन ब्रिक्सटन भी जिंदा बच निकलता है और अपनी टीम को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर उस लड़की को पकड़कर लाना है। इसके बाद उनकी गाड़ियों का पीछा 3 मोटरसाइकिलें करती हैं और सड़क पर तेज तर्रार रेसिंग शुरू हो जाती है। गाड़ियां ट्रकों और बसों के बीच से निकलती हैं। ब्रिक्सटन अपनी सुपर बाइक से 2 कारों के नीचे से निकल जाता है, जिसे देखकर शॉ भी अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। लेकिन अचानक ब्रिक्सटन का बाइक कंट्रोल बिगड़ता है और वह एक बस में जा घुसता है। इस मौके का फायदा उठाकर शॉ अपनी गाड़ी तेजी से भगाकर वहां से निकल जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि ब्रिक्सटन अपनी मोटरसाइकिल से ही पूरे एक बस को छेद डालता है। जब वह बस के नीचे से उठकर खड़ा होता है तो देखता है कि शॉ और उसकी बहन वहां से भाग निकले हैं। ये देखकर ब्रिक्सटन गुस्से से अगबबूला हो उठता है। जब वे लोग हैटी को लेकर वापस लौटते हैं तो सड़क के बीचों बीच एक बड़े बिलबोर्ड पर उनकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। पूरे शहर की न्यूज में बताया जा रहा होता है कि हॉब्स और शॉ अब दुनिया के सबसे वांटेड क्रिमिनल हैं, जिन्होंने एक खतरनाक वायरस चुरा लिया है। ये वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है और इसी वजह से इंग्लैंड की बड़ी बड़ी एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हैं। असलियत में ये सब ब्रिक्सटन ने ही किया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अकेले वह हॉब्स और शॉ का सामना नहीं कर सकता। उसी समय शॉ अपने मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाकर कहता है कि यही वह आदमी है जिसने यह वायरस सबसे पहले बनाया था। अगर हम इसे ढूंढ लें तो हैटी के शरीर से वायरस निकालने का रास्ता मिल सकता है। आखिरकार शॉ उस वैज्ञानिक को ढूंढ निकालता है और उन्हें अपने अड्डे पर ले आता है। उस वैज्ञानिक का नाम है प्रोफेसर एंड्रयू। सब लोग उससे कहते हैं कि हैटी के शरीर से यह वायरस निकालने का कोई उपाय बताए। प्रोफेसर एंड्रयू कहता है कि इसके केवल 2 ही तरीके हैं।
पहला तरीका, हैटी को मारकर उसके शरीर को 1000 डिग्री सेल्सियस आग में जलाना होगा। ये सुनते ही सब लोग गुस्से से भड़क उठते हैं, क्योंकि अपनी ही बहन को मार देना नामुमकिन था। माहौल को शांत करने के लिए हैब्स आगे बढ़कर कहता है, दूसरा तरीका बताओ। प्रोफेसर बताता है कि दूसरा तरीका भी आसान नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक ही डिवाइस है जो हैटी के शरीर से वायरस निकाल सकता है। वह डिवाइस रूस के ईटियन लैब में मौजूद है, लेकिन अगर तुम लोग उस लैब के 10 किलोमीटर के अंदर भी गए तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे। इसके अलावा प्रोफेसर यह भी बताता है कि वायरस को हैटी के शरीर में आए हुए पहले ही 30 घंटे हो चुके हैं। अगर अगले 10 घंटे के अंदर वायरस को बाहर नहीं निकाला गया तो हैटी की मौत हो जाएगी, और जैसे ही वह मरेगी वायरस हवा के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मतलब अब उनके पास केवल 10 घंटे का वक्त है। वे सब रूस जाने का प्लान बनाते हैं। शॉ नकली पासपोर्ट बनवा कर लाता है। एयरपोर्ट पर शॉ और हैटी तो आसानी से इमिग्रेशन पार कर लेते हैं, लेकिन हैब्स पकड़ा जाता है। इमिग्रेशन ऑफिसर कहता है कि यह पासपोर्ट कहां से उठाया। दरअसल शॉ चाहता ही नहीं था कि हैब्स उनके साथ इस मिशन पर जाए, इसलिए उसने सस्ता नकली पासपोर्ट थमा दिया था। लेकिन कुछ देर बाद सब हैरान रह जाते हैं जब हैब्स सीधे प्लेन में घुस आता है। वह कहता है, देख भाई, अगर तुम मुझे छोड़कर मिशन पूरा करने जाओगे तो यह बेवकूफी होगी। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा साथी हूँ। दूसरी तरफ ब्रिक्सटन प्रोफेसर एंड्रयू को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि हैटी वायरस के साथ कहाँ गई है। जान बचाने के लिए प्रोफेसर बता देता है कि हैटी रूस के ईटियन लैब गई है। रूस पहुंचने के बाद शॉ अपनी बहन और हैब्स को एक महिला गैंगस्टर के घर लेकर जाता है। उसका नाम है मैगारीटा। यहाँ एक राज खुलता है। मैगारीटा दरअसल शॉ की गर्लफ्रेंड है। सब मिलकर लैब में घुसने का प्लान बनाते हैं और मैगारीटा उन्हें लैब का नक्शा देती है। वह उन्हें खतरनाक हथियार भी दिखाती है। सारी तैयारी पूरी करने के बाद वे निकल पड़ते हैं। मैगारीटा बहाना बनाकर हैटी को पकड़वाती है और उसे लैब की सिक्योरिटी को सौंप देती है। सिक्योरिटी वाले हैटी को अंदर ले जाते हैं, जबकि हैब्स और शॉटनल के रास्ते लैब में घुसते हैं। रास्ते में टाइम बॉम्ब लगाते जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स को खत्म करते हैं। हैब्स एक दानव जैसे आदमी से भिड़ता है, लेकिन उसे एक घूंसा मारकर गिरा देता है। वहीं शॉ चाकू से दुश्मनों को काटता है और उनकी इलेक्ट्रिक स्टिक छीनकर उल्टा उन्हीं पर इस्तेमाल करता है। अंदर हैटी को एक बेड से बांध दिया जाता है और वायरस निकालने की कोशिश होती है, लेकिन हैटी मौका पाकर गार्ड्स को बेहोश कर देती है और मशीन लेकर भाग निकलती है। इस बीच प्रोफेसर एंड्रयू भी सामने आता है, लेकिन हैटी उसे धमकाती है कि अगर उसने रास्ता रोका तो उसे भी मार डालेगी। दूसरी तरफ हैब्स और शॉ दरवाजा खोलते ही ब्रिक्सटन से आमने सामने हो जाते हैं। उसके चारों ओर सैकड़ों सिक्योरिटी खड़ी होती है। ब्रिक्सटन उन्हें पकड़कर इलेक्ट्रिक चेयर पर बांध देता है और कहता है, मेरे साथ हाथ मिला लो और वायरस मुझे दे दो। इसी वक्त हैटी गार्ड्स को मारकर बाहर आती है और मशीन से ब्रिक्सटन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हथियार काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ की सारी मशीनें और हथियार सिर्फ ब्रिक्सटन के कंट्रोल में चलते हैं। तभी प्रोफेसर एंड्रयू हिम्मत जुटाकर ब्रिक्सटन पर गोली चला देता है। इस मौके का फायदा उठाकर हैब्स और शॉ खुद को छुड़ा लेते हैं और गार्ड्स पर धावा बोलते हैं। वे हैटी को कार में बिठाते हैं और खिड़की तोड़कर बाहर निकल आते हैं। तभी एक ड्रोन उन पर हमला करता है। काफी मशक्कत के बाद शॉ उस ड्रोन को गिरा देता है, लेकिन ब्रिक्सटन के और लोग बाहर आकर हमला करने लगते हैं और कहानी यहाँ से और भी खतरनाक मोड़ ले लेती है। जब शॉ देखता है कि ब्रिक्सटन के लोग सिर्फ उसकी बहन हैटी को पकड़ने के लिए ही हमला कर रहे हैं, तभी हैब्स एक बड़ा ट्रक लेकर शॉ की गाड़ी के पास आ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शॉ अपनी बहन को गाड़ी से निकालकर हैब्स की गाड़ी में धकेल देता है। ब्रिक्सटन जैसे ही हैटी को पकड़ने बढ़ता है, उससे ठीक पहले हैटी हैब्स की गाड़ी में घुसने में सफल हो जाती है और ठीक उसी समय शॉ द्वारा लगाए गए टाइम बम का काउंटडाउन खत्म हो जाता है और पूरा लैब धमाके से उड़कर उनकी गाड़ियों पर गिरने लगता है। इस खतरनाक तबाही के बीच हैब्स और शॉ आखिरकार हैटी को बचाकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन ब्रिक्सटन और उसके लोग उसी बिल्डिंग के मलबे में दब जाते हैं। बच निकलने के बाद हैब्स कहता है कि अब उन्हें इस शहर से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ MI6 एजेंट उनके पीछे पड़े हैं और दूसरी तरफ यह ब्रिक्सटन उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। सीन शिफ्ट होता है और हैब्स उन्हें लेकर अपने गांव के घर पहुंचता है। यह वही घर है जहां आज भी हैब्स के सारे छोटे छोटे भाई रहते हैं। हर कोई पहलवान कदकाठी का। इतने साल बाद हैब्स को देखकर उसका एक छोटा भाई झपटकर उसकी नाक तोड़ देता है और कहता है, शहर में आवारा काम करके अब हमें फंसाने आया है। तभी वहां उनकी माँ आ जाती है। वह अपने छोटे बेटों को सैंडल से मारते हुए कहती है, इतने साल बाद मेरा बेटा घर आया है और तुम लोग उससे ही लड़ रहे हो। असल में हैब्स का एक भाई रेसलर था और उसी की लिस्ट में हमें रोमन रेंज भी दिखाई देता है। माहौल थोड़ा शांत होने पर हैब्स सारी कहानी सुनाता है। सब सुनकर हैब्स की माँ कहती हैं, तुम सब पहलवान हो, अब तुम्हारा फर्ज है अपने भाई की मदद करना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रिक्सटन अपने शरीर में और धातु इंजेक्ट करवा रहा है और कसम खाता है कि अब वह किसी भी हाल में हैब्स और शॉ को खत्म करके हैटी के शरीर से वायरस निकाल कर रहेगा।
वह अपने लोगों को हेलीकॉप्टर तैयार करने का आदेश देता है। इधर हाब्स अपने भाइयों के साथ फाइनल जंग की तैयारी करता है। घर के चारों ओर गाड़ियां लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और पीछे के कारखाने में हथियार तैयार होने लगते हैं। एक कमरे में हैटी को मशीन से जोड़ा जाता है। मशीन उसके खून से वायरस खींचने लगती है, लेकिन इसमें कम से कम 30 मिनट लगने वाले थे। उधर बाहर ब्रिक्सटन और उसके लोग पहुंच जाते हैं। हाब्स अपने भाइयों को लेकर बाहर निकलता है और ब्रिक्सटन से कहता है, अगर जान बचानी है तो अपने लोगों को लेकर लौट जा। उसके चारों ओर दर्जनों पहलवान भाई खड़े थे, लेकिन ब्रिक्सटन अपनी ताकत दिखाता है और जंग छिड़ जाती है। पहलवान भाई रेसलिंग स्टाइल में ब्रिक्सटन के लोगों की धुलाई करते हैं। इसी बीच ब्रिक्सटन हैटी को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है। शॉ यह देखकर चिल्लाता है, हाब्स ब्रिक्सटन हैटी को ले जा रहा है। हाब्स सब कुछ छोड़कर उसके पीछे दौड़ता है। गाड़ियां हेलीकॉप्टर से जंजीरों से बांधी जाती हैं और उसे नीचे खींचने की कोशिश होती है, लेकिन वह अपाची हेलीकॉप्टर इतनी ताकतवर थी कि कई गाड़ियां हवा में उठा ले जाता है। फिर भी हाब्स के और भाई गाड़ियां लाकर जोड़ते जाते हैं और हेलीकॉप्टर को नीचे खींचते हैं। उसी वक्त हैटी हेलीकॉप्टर के अंदर दुश्मनों को मार गिराती है और फायरिंग करते हुए कॉकपिट को नुकसान पहुंचा देती है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और पहाड़ से नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन इस तबाही के बाद भी ब्रिक्सटन जिंदा बाहर निकल आता है और हाब्स और शॉ पर टूट पड़ता है। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि दोनों मिलकर भी उससे हार रहे थे। तभी शॉ कहता है, हमें उसे हराने के लिए एक चाल चलनी होगी। जब मैं उसे रोकूंगा तब तू पीछे से हमला करना, और जब तू उसे रोकेगा तब मैं पीछे से मारूंगा। योजना काम करती है और आखिरकार वे ब्रिक्सटन को गिरा देते हैं। शॉ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन उठाता है और ब्रिक्सटन पर तान देता है। इसी समय हम देखते हैं कि गांव के लोग हाब्स के घर को चारों ओर से घेर लेते हैं और ब्रिक्सटन के लोग फंसकर सरेंडर कर देते हैं। ब्रिक्सटन की मैन ऑफिस वाली AI टेक्नोलॉजी समझ जाती है कि अब उनका एजेंट पकड़ा गया है और उसके जरिए उनका राज खुल सकता है, इसलिए वे ब्रिक्सटन को शट डाउन कर देते हैं। यहीं पता चलता है कि ब्रिक्सटन भी कभी एक आम इंसान था, लेकिन AI टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट ने उसे सुपर ह्यूमन बना दिया था और उसका पूरा कंट्रोल उसी टेक्नोलॉजी के हाथों में था। ब्रिक्सटन का सिस्टम बंद होते ही वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इसी बीच हैटी के शरीर से वायरस पूरी तरह मशीन में निकाल लिया जाता है, लेकिन ऑफिस से आती AI की आवाज हाब्स को कहती है, ये अंत नहीं है हाब्स, हम और भी खतरनाक सुपर ह्यूमन बनाएंगे और एक दिन वायरस छीनकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हाब्स जवाब देता है, अगर हिम्मत है तो और ब्रिक्सटन मेरे सामने भेजना। इसके बाद वे हैटी को लेकर घर लौट आते हैं। हाब्स की मां मुस्कुराते हुए कहती हैं, यही हैं मेरे बेटे जिनके लिए हार नाम की कोई चीज नहीं। और यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।